न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा दूँ वो सबको क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज कह रहे थे ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और बनाएंगे। तो शो दैट the tangent at any point, the tangent at any point of the curve whose equation referred to rectangular axes are x is equal to 3t, y is equal to 3t square, z is equal to 2t cube. Makes a constant angle with the line y is equal to z minus x is equal to 0. हो गया। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपको दिखाना है कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कांस्टेंट होगा। हमने आप लोगों को cos थीटा की वैल्यू निकालना बताया था। cos थीटा इज इक्वल टू, पहले भी आप जानते हैं cos थीटा के लिए कहते हैं कि दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का आपस में मल्टीप्लाई और सम करते चलते हैं। दैट मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ध्यान आ रहा है? यही काम करेंगे। इस लाइन का और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। आपको पहले भी हम बताएं डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होता है? लाइन का। अगर ये आपका कर्व का इक्वेशन है तो इस कर्व के इक्वेशन में टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये सब गहरी बातें कोई बताता नहीं है। एग्जैक्ट टीचर आएगा बस क्या करेगा? लिख देगा हाँ खत्म। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होता है? लाइन का। ये क्या है? कर्व। लाइन कैसे मिलेगी? टेंजेंट है। आपको हमने बताया था कि टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, बताया था क्या होता है? x डॉट अपॉन s डॉट, याद आ रहा है? x डॉट अपॉन s डॉट कहते हैं क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। और x डॉट क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। जहां s डॉट का मान होता है अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे? x डॉट 1, x डॉट y डॉट z डॉट। यहाँ पे x1 x2 x3 की जगह क्या यूज कर दिया है? x y z। निकलवाइए। x डॉट कितना आएगा? 3, y डॉट कितना आएगा? 60, z डॉट कितना आएगा? 60 स्क्वायर। ठीक, एंड s डॉट निकालेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का। दिस इंप्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 936t स्क्वायर प्लस 36t पे पावर 4। मेरे हिसाब से 9 कॉमन हो जाएगा, है ना? This implies that s dot is equal to 3 बाहर होगा अंडर रूट 1 प्लस 4 t स्क्वायर प्लस 4 t पे पावर 4। कुछ फॉर्मूला बनेगा क्यों? मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। s डॉट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 1
plus b square plus 2ab. This implies that s dot is equal to 3 1 plus 2c square. ठीक है, ये हमारा s डॉट हो गया। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर गिवन कर्व इज, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू x डॉट अपॉन s डॉट कॉमा y डॉट अपॉन s डॉट कॉमा z डॉट अपॉन s डॉट। दिस इंप्लाइज दैट डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू x डॉट की वैल्यू आएगी 3 अपॉन इतना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। दूसरा y डॉट अपॉन इतना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। थर्ड z डॉट अपॉन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब आपने मैथ्स फोर्थ पेपर पढ़ा था तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट करना सीखा था, नहीं सीखा था? सीखा था पक्का? अरे हमको याद है, 15 साल पहले सीखे थे, आप लोग नहीं सीखे, मान ही नहीं सकते। ये लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम बता रहे, थोड़ा सा लिख लीजिए इतना खाली हो गया आपको। देखिए लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, आज जरा ना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखिएगा अपना अपना, है ना। हम जो है दोपहर तक आप लोगों को 2 क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे, इसीलिए उसको लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है साल के लिए। ठीक है, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। मन संदीप क्या नाम है, मनप्रीत आप भी तो होंगे ना ग्रुप में, भैया है? हाँ पर हमको नहीं पता तो भैया से बोलिएगा, जाएगा हमको दे दीजिएगा दो क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट्सएप पे। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। नीचे से लिखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t comma we have उतारिए x डॉट y डॉट z डॉट। नहीं, यहाँ तक बोलिएगा, नीचे से लिखिए देयरफॉर, अब पूरा उतार लीजिए। कल हो सकता है हम ना पढ़ाए, मनमोहन सर ही पढ़ाए, वो एक्स्ट्रा लेने के लिए बोल रहे थे, है ना। तो अगर वो पढ़ाएंगे तो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, सोच रहे थे कि वो एक्स्ट्रा पढ़ा दें, फिर आपका फ्राइडे सैटरडे वो लेंगे क्लास अभिषेक सर।
तबीयत जरा से खराब हो तुरंत RT-PCR करा लीजिए, ताकि और लोग इन्फेक्टेड ना हो। RT-PCR ज़रूरी नहीं है कि आप लैब में जाके कराएं, इतना बड़ा किट आता है RT-PCR का, है ना, इतना बड़ा सा किट आ रहा है, कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल रहा है, वो लेके कम से कम टेस्ट कर लीजिए कि आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव, क्योंकि जहाँ पे बाहर कोरोना फैलाने का कोई मतलब नहीं है। सैटरडे को आपके सर अभिषेक सर आए थे पढ़ाने, उनको फीवर तेज खांसी वासी थी, मेडिकल स्टोर ढूंढते हुए मिला नहीं, हमको फोन गया क्या ये तो घर से दवाई लेती आइएगा, ले आए, ठीक है कि सर अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत करके स्ट्रगल करके पढ़ाने आए थे तेज फीवर और खांसी में, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए, किसी को हो गया तो हमको तो बहम हो गया। वो सैटरडे को आए हैं, संडे को हमको फीवर, फिर हम क्या भैया मंडे को पहले हम टेस्ट करेंगे तभी हो जाएंगे, तो तुरंत दिमाग में बहम हो गया कि लग रहा है सर को कोविड था और उसी चक्कर में हमको हो गया, तुरंत हमको तो बहम हो गया। जिसको हो रहा है कोविड, जो जिसको कोई बीमारी है, फिर वो बच नहीं रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, और जो मतलब स्वस्थ इंसान है वो केवल नॉर्मल फ्लू इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो सीधे हॉस्पिटलाइज हो रहे और खत्म हो जा रहे हैं। हो गया भाई। अब हम लोग इस पे वर्क करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, है ना। देखिए y इज इक्वल टू z माइनस x इज इक्वल टू 0 कैसे करते हैं वो समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम आपको रफ करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ना, क्योंकि अब वो आपके स्टैंड मतलब कोर्स में नहीं है उस तरीके से, BSc फर्स्ट ईयर का है। क्या करते हैं, बार बार से इक्वल टू 0 करते हैं, y इज इक्वल टू 0, z माइनस x इज इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं x माइनस एक्स नॉट अपॉन a1, y माइनस वाई नॉट अपॉन a2, z माइनस जेड नॉट अपॉन a3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मेट है हम लोगों का। हाँ देखिए y इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y में से 0 घटाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इससे डिवाइड कर दिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए 0 ही आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। इसको देखिए z इज इक्वल टू x, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0, z माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0, है ना। नीचे अगर हम 0 लिख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के देगा z इज इक्वल टू 0, क्यों सतमी 0 ऐड करेंगे तो 0, मतलब z इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि क्या है, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए हम यहाँ पे 0 ना लिख के क्या लिख रहे हैं 1। अब करके देखिए सेम चीज आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर z माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके नीचे भी क्या लिखना है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म अब लिख दें। x से शुरुआत करके पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1, ठीक। a1 a2 a3 these are डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन को साइन में बदलेंगे तब अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन इज, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 1, 0, 1, therefore direction cosine of the given line is, डायरेक्शन cosine बताइए भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर 0 अपॉन
अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 1 अपॉन, ठीक है। अब मान लीजिए सीधे थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एंड द गिवन लाइन, तो उसके बीच में एंगल निकाला जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताइए, जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपसे कहा गया किसी कर्व और किसी स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ सवाल यही है कि कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल दिखाओ कांस्टेंट होगा, कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। कभी भी कर्व और लाइन के बीच में एंगल नहीं निकलता है, उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट और दी गई लाइन के बीच में एंगल निकलता है हमेशा, ठीक है। पूरा इसका वृहद डिस्क्रिप्शन क्या वो भी हम आपको बता दें। कहते क्या है कि मान लीजिए किसी कर्व और किसी स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल हमेशा उस पॉइंट पे निकलता है जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे। दो इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो एंगल निकलेगा। मान लीजिए कि ये कोई कर्व है और ये कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर देंगे, है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तब कहते हैं कि कर्व का टेंजेंट और गिवन लाइन के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कंसेप्ट होता है। तो अगर एंगल निकालना है तो वो दोनों चीज इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन और दी गई गिवन लाइन के बीच में तुरंत क्या निकल जाएगा? आपका एंगल, ठीक है। तो ये जानते रहिए सब छोटी छोटी चीजें कि कभी भी कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल नहीं निकलता है। कर्व और स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट और लाइन के बीच में हमेशा एंगल निकलेगा। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसका होता है? लाइन का। अगर कर्व की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x डॉट आई, और डायरेक्शन कोसाइन x डॉट आई अपॉन s डॉट होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, ये सब घर जाके एक बार रिकॉल किया करिए क्लास में क्या बोला गया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो कोई भी लगा लेगा, ये सब चीजें सोचा करिए कि क्या क्या बताया गया था, तो उससे आपका ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा आपको। लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, उतारिए पूरा उतारिए। कोर्स भी चेंज हुआ है भाई इस चैप्टर का। बहुत कम कोर्स कर दिया है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कल या परसों जब भी पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कल पढ़ाना होगा तो उस टाइम 7 बजे से पढ़ेंगे, 7 बजे से पढ़ेंगे, जैसा होगा उनका एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो
लिखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द, लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between the tangent to the curve, between the tangent to the curve and the given straight line, and the given straight line, then cos थीटा निकाल के हमको बताइए कितना आ रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए आपस में सबका, क्या है √2, केवल √2? नहीं भाई, कैसे केवल √2 आएगा बताइए जरा। जब 1/√2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 1/√2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 1/√2 और 1/1 + 2t², फिर 0 फिर दूसरे का ना √2 आएगा ना इतना बड़ा वाला आएगा जो आप बता रहे हो। देखिए गजब है भैया। हाँ 1/2 आएगा। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, पहला वाला उसमें है 1/1 प्लस 2t², क्यों भाई? इसमें पहला वाला क्या है 1/√2 प्लस दूसरा वाला है 2t/1 प्लस 2t², और दूसरा वाला इसमें क्या है 0। तीसरा वाला है उसमें 2t² 2t²/1 प्लस 2t², और तीसरा वाला इसमें क्या है 1/√2, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू, ये वैनिश कर जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा √2 1 प्लस 2t², है ना। ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस उधर क्या बचेगा 2t², क्या हो गया 1/√2 इज इक्वल टू cos π/4। पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/4, और मेरे हिसाब से π/4 कांस्टेंट है ना, 45 डिग्री विच इज कांस्टेंट। हम आप लोग को मोमेंटम वाले सर ये बता रहे थे ना, बताइए पढ़ने हैं
कितने बदलाव आ जाते हैं इंसान में इस उम्र में बता रहे हैं। हमने उनसे पूछा जब वो पहली क्लास में हैं कि सर आपको इस उम्र में क्यों ज़रूरत लगी बीटेक की, तो वो क्या रीज़न बोले कि मैम चक्कर क्या होता है, हम बीटेक के हैं, फिर हमने अपने अंडर जैसे मोमेंटम में आपको पता होगा कि ये लोग अब सब क्लास ये खुद नहीं लेते हैं, अपने अंडर टीचर हायर कर लेते हैं, ठीक है, वो टीचर्स क्लासेस लेते हैं, ये लोग केवल मेन क्लास लेते हैं 2 घंटे की 3 घंटे की फिर तो बोले मान लीजिए जब अपने अंडर किसी को अपॉइंट करते हैं तो पता चला वो एमएससी है, ठीक है, या रिसर्च किया हुआ है, तो जब बच्चों के सामने इंट्रोडक्शन देते हैं तो मेरा तो हर होर्डिंग में लगा हुआ है बीटेक, और जब उनका पता चलता है कि बीएस एमएससी है या मतलब अपना पीएचडी कंप्लीट है, तो मेरी वैल्यू क्या रह गई आप बताइए। तो उनसे कंपैरिजन करने में हम अपने आप को लो फील करते हैं, केवल फील करते हैं, भले बच्चे बोले या ना बोले, भाई बच्चे तो भूखे हैं इस चीज़ के कि कौन हमको अच्छा पढ़ा ले जाए, और जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस है जाहिर सी बात है वो अच्छा पढ़ाएगा, है ना। टीचिंग जो है नॉलेज से आती है, डिग्री से नहीं आती है। टीचिंग स्किल नॉलेज से आती है, डिग्री से नहीं आती। कोई बहुत बंदा कोई बहुत हायर डिग्री ले रखा तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको इन्फीरियर फील होता था कि हम इन लोगों के बीच में केवल बीटेक है और सामने वाला इतना हायर एजुकेटेड है, इसलिए उन्होंने किया। और उन्होंने हमको बताया कि पहले हम 2016 में बीएड का फॉर्म डाले हैं, बीएड कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम इसका डाले हैं, अब ये कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है उनका, 4 तारीख से पेपर है। सोचिए वही बात है ना, बीटेक और बीएससी में कितना अंतर है। टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था, मैट्रिक स्पेस पढ़े ही नहीं तो कहाँ से टोपोलॉजिकल स्पेस आएगा। पहले हम उनको पूरा मैट्रिक स्पेस बताए हैं, कहाँ तक बताए हैं, ओपन स्पेयर ओपन सेट तक। ओपन सेट के ही कलेक्शन को टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, टी कहते हैं। फिर उसमें हम उनको लेकर के गए हैं, तो नॉलेज इसलिए बहुत ज़रूरी है। हमने उनको बताया कि सर एक बार हम मोमेंटम में एग्जाम देने आ रहे थे तो आप पेपर सेट किए थे, तो कह रहे अरे हम सेट किए थे, हम कि हाँ आप भी सेट किए थे। हम कह सर फिर पूछे क्या हुआ, हमने सर क्वालिफाई हुआ था लेकिन बहुत टाइम आप मांगे थे तो उतना हम दे नहीं पाते, बेटा मेरा बहुत छोटा था, तो हमने फिर बेला ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि बताओ कभी इनका पेपर हम सेट किए थे, आज हम इनसे पढ़ रहे हैं। और हमको भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि बताओ कभी उनका पेपर हम सेट किए हुए पेपर को देकर आज ये हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। और उनको हमने घर पे ही बुलाया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि अकेले हैं, सीनियर है, अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है, सबके दिमाग में 10 तरह का थॉट आता है कि क्या बात है क्या नहीं। एक तो बड़े से बेचारे गाड़ी से आए, एरिया मेरा इतना कंजेस्टेड, लाते ही दरवाजे पे लगा दिए, जैसे ही उतरे कुत्ते भौंकने लग गए उनके ऊपर। फिर अंदर आए, सतमीत तो गए हुए घर ना, क्यों सतमीत घर आए हुए ना, एक बार आए, तो फिर अंदर आए, ठीक है बेचारे पढ़े। हम पूछे सर चाय कैसी लेते, तो कह रहे हैं अरे हम एज अ स्टूडेंट आए, टीचर स्टूडेंट को चाय भी पिलाते हैं। अच्छा, हम कहे सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत जेन्युइन आदमी। अब मेरे सामने बन रहे थे या वास्तव में ये हमको नहीं पता, लेकिन मेरे सामने तो बहुत जेन्युइन थे। फिर हमने उनको अपना नोट्स वोट्स भी दिया, हम कि ये ले जाइए आपके काम आएगा। तो कहे अगर अगले सेमेस्टर आप चलाएंगे सेंटर पे तो हम सेंटर पे इंक्लूड होकर पढ़ेंगे। तो हम कहे ठीक है भाई देखा जाएगा, इस साल क्यों नहीं चलाएं। हमने कहा सर नवंबर में एडमिशन हुआ, 2 महीने में हम कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते, हम क्यों वो चीज़ उठाएं जो हमको पता हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में बच्चे यही कहेंगे कि कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, टाइम कितना कम था वो नहीं कहेंगे। तो हमने कहा सर हमने नहीं चलाया, लेकिन अगले से हो सकता है हम चलाएं, क्योंकि अपने एमएससी की डिमांड बहुत आती है। देखा जाए हो गया भाई, लिख लिया विच इज कांस्टेंट, which is constant. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने आपको एंगल बता दिया, अब हम लोग टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। क्या होता है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, लिखवाएगा ना, क्या होता है देखो, कुछ नहीं आता है आप लोगों को, है ना। और मन में चाह भी नहीं है कि पढ़ते चले तो हमारा कर्व स्पेस तैयार हो जाएगा, ना चाह है ना आता है। कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई प्लस लैम्डा टी आई, लिखवाए है, अब यही निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट टेंजेंट, फाइंड द यूनिट टेंजेंट
टेंजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द सर्कुलर हेलिक्स, टू द सर्कुलर हेलिक्स unit tangent, find the unit tangent to the circular helix, to the circular helix, देखिए R is equal to A cos t, A sin t, bt, comma minus infinite less than t less than plus infinite, हो गया। फिर कॉमा where a is greater than 0, where a is greater than 0, and write down equation of tangent, and write down equation of tangent at any point, and write down equation of tangent at any point, full stop. Also find the length of, also find the length of one complete turn, one complete turn of the helix. अब ये सब क्वेश्चन बिना पढ़े कभी नहीं कर पाएंगे। बताने जा रहे, सब बताएंगे एकदम बेसिक से। हो गया। अब जरा समझिए हेलिक्स क्या होता है। क्या है ये? सिलेंडर है ना। सिलेंडर के ऊपर तार को ऐसे लपेट दीजिए, इसको हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। क्या कह रहा है? हेलिक्स के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट बताइए। यूनिट टेंजेंट हमने आपको बताया था टी आई यूनिट टेंजेंट होता है क्योंकि इसकी नोट वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक। दूसरा कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। ठीक। और तीसरा कह रहा है एक चक्र जो लगा है उसकी लंबाई बताइए। ठीक है। एक गोल चक्री से ऐसे दिख रहा है ना, जब सिलेंडर पे लपेटेंगे तो चारों तरफ लपेटाएगा, चारों तरफ लपेटाएगा तो जब एक लपेटाया, ये मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, एक लपेटाया तो एक सर्कल, फिर लपेटाया तो दूसरा सर्कल, फिर लपेटाया तो तीसरा सर्कल, एक का मतलब एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बताना है। जैसे ये डस्टर मान लीजिए सर्कल के फॉर्म में है, इस पे हम रस्सी लपेटेंगे तो एक रस्सी क्या ये एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी लपटा गई। एक का आपको लेंथ बतानी है, तो अगर गोल होगा ये तो ये भी सर्कुलर होगा, तो एक सर्किल की लंबाई बतानी है। तो एक सर्किल की लंबाई का मतलब उसका सरकमफ्रेंस बताना है। तो एक सर्किल का सरकमफ्रेंस कहाँ हो सकता है? 0 से 2 पाई। समझ गए? तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम आर्क लेंथ को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप कराइए। सबसे पहले क्या निकालना है? यूनिट टेंजेंट। आपको पता है R इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना। हम इसको कह रहे हैं x1 x2 x3। ठीक। x1
x2 x3। ठीक, यूनिट टेंजेंट टी आई का क्या मतलब होता है? एक्स डैश आई, दूसरे शब्दों में एक्स डॉट आई अपॉन एस डॉट होता है ना, ये निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो x डॉट 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी, x डॉट 2 इज इक्वल टू ए कॉस टी, x डॉट 3 इज इक्वल टू, ठीक, एंड x डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। बोलिए, माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस डॉट इज इक्वल टू, इससे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूनिट टेंजेंट क्या हो जाएगा? टी आई इज इक्वल टू एक्स डॉट आई अपॉन एस डॉट, वो भी लिखवा रहे हैं, लिखिए ना, लिखिए लेट द इवन इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज दिस इंप्लाइज करके सब लिखिए, यहां लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। हो गया भाई। हो गया बेटा, हो गया यहाँ तक। अब यूनिट टेंजेंट निकाला जाए, नीचे से लिखिए हेंस द यूनिट टेंजेंट टी आई, हेंस द यूनिट टेंजेंट टी आई इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखिए, टी आई इज इक्वल टू एक्स डॉट आई अपॉन एस डॉट। देखिए कैसे लिखा था, दिस इंप्लाइज दैट टी आई इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा x डॉट 1 अपॉन s डॉट, x डॉट 2 अपॉन s डॉट, x डॉट 3 अपॉन, दिस इंप्लाइज टी आई इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी अपॉन, दूसरा ए कॉस टी अपॉन
टी आई का मॉड वैल्यू का मतलब अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर, पहला वाला क्या है माइनस ए साइन टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, दूसरा ए कॉस टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तीसरा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। टी आई मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए बोलिए ऊपर वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, मेरे हिसाब से ऊपर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी रूट हटेगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट करके आ गई वन वैल्यू, इसका मतलब 100% ये क्या है यूनिट टेंजेंट है, ठीक है। उतार के जब आपको केवल प्रूफ दिए थे कि कई बार एग्जामिनेशन में डाउट होता है कि मेरा रिजल्ट सही है या नहीं, तो ये चेक करने का तरीका है। ठंडक तो जैसे लग रहा है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, भगवान जाने कब कम होगी क्या होगा, अभी तो बारिश दिखा रहा था, प्राण न ले रही। हो गया भाई, ठीक है आगे बढ़े। यूनिट टेंजेंट निकाल के आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस लैम्डा टी आई, एक्स डैश का मतलब टी आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, जरा देखिए x1 x2 x3 x1 x2 x3 की वैल्यू पता है, टी आई मतलब t1 t2 t3 t1 t2 t3 की वैल्यू पता है ना, इंतजार क्या कर, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू है a cos t प्लस लैम्डा टी आई की वैल्यू है टी आई 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 किधर है ये माइनस ए टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, दूसरा x2 इज इक्वल टू बोलिए भाई साइन टी प्लस लैम्डा फिर ए कॉस टी अपॉन अंडर रूट, ठीक है। तीसरा x3 इज इक्वल टू बी टी प्लस लैम्डा अंडर रूट, ठीक। अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई अपॉन ए आई होता है, जानते हैं ना, है ना, कन्वर्ट किया जाए, चलिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा x1 माइनस ए कॉस टी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस ए साइन टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई, है ना। दूसरा x2 माइनस ए साइन टी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है सभी, ए कॉस टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा x3 माइनस बी टी इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस ए कॉस टी अपॉन माइनस ए साइन टी, लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
x2 माइनस a sin t अपॉन लैम्डा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस तीसरा x3 माइनस बी टी अपॉन बी लैम्डा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस सबका RHS कॉमन है, इक्वेट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस a cos t अपॉन माइनस a sin t इज इक्वल टू x2 माइनस a sin t अपॉन a cos t x3 माइनस b t अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने लैम्डा डैश सपोज कर लिया है ना, जहाँ लैम्डा डैश क्या हो गया, एक नया पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, देखिए hence the equation of tangent line is hence the equation of tangent line is यहाँ आगे लिख लीजिएगा where lambda is parameter, where lambda is parameter। कल जब भी अब नेक्स्ट मुलाकात होगी कोशिश करेंगे कल ही का कि एडजस्ट हो जाए कैसे कि ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाएंगे। मतलब देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किताब में 8 एक्सरसाइज है, अब हम भी देखेंगे कौन कौन सी छटनी किया है। एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी पूरी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट 2 घंटे का काम है, एक दिन आर्टिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दूसरी एक्सरसाइज। मतलब ऐसे करते करते खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ाई करिए। मार्च फर्स्ट वीक तक एकदम विदा कर देंगे आप लोगों को, बैठाएंगे नहीं। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके डिफरेंशियल ज्योमेट्री मतलब आगे मैनीफोल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर एमएससी करने का मन हो तो, है ना। इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा। एमएससी मैथमेटिक्स से बहुत बेनिफिशियल है। हम खुद बड़ा कंफ्यूज थे कि किससे करें, क्योंकि बीएससी ओवरऑल मेरा मैथमेटिक्स 93% था और फिजिक्स 94% था, तो बड़ा हम डाउटफुल थे किससे करें फिजिक्स में ज़्यादा अच्छा मार्क्स है। फिर हमको चतुर्वेदी सर ने बोला मैथ से कर लिया और हमको सही में लगता है कि बहुत अच्छा किया।
where lambda dash is again a parameter. Where lambda dash is again a parameter. हो गया। अब क्या निकालना था? लेंथ ऑफ वन टर्न ना। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई। फिर क्या होता है? s डॉट dt है ना। नीचे से लिखिए let small s be the length of let small s be the length of one complete turn, then देखिए s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 3 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। दिस implies that s is equal to x dot 1 x dot 2 x dot 3 का स्क्वायर हम कहीं निकाले हुए ये रहा इंटीग्रल 0 से 2 पाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। दिस implies that s is equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन t कितना आएगा? ठीक है, आगे समझ में। अब सुनिए वो जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसमें दिया हुआ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 4 का जरा हिंट ले लीजिए, कर नहीं पाएंगे वरना। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, हिंट लेके जाएंगे तो कर लेंगे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट a0a टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू az। दिक्कत हो गई? ये कर्व का इक्वेशन है, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैरामीट्रिक में, है ना। बताइए x की जगह प्लस है तो y की जगह है ना, यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी a माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस 2t है ना। a स्क्वायर कॉस 2t इज इक्वल टू az। a से क्या होगा? z इज इक्वल टू a cos 2t आएगा, है ना। क्यों भाई? लिमिट निकल पाएंगे। इस पॉइंट पर है a0 0 a रखेंगे, a से a कटेगा cos t इज इक्वल टू 1 cos t इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे निकालना है? एट t इज इक्वल टू, है ना। इसको डिफरेंशिएट करिएगा, x डॉट i आएगा, s डॉट निकाल लीजिएगा, ठीक, ti निकाल लीजिएगा, ये यहाँ तक याद रखिए सबमिट, यहाँ तक ठीक है। फिर सब में t की जगह क्या रख दीजिएगा? 1 0, t की जगह क्या रख दीजिएगा? 0, t की जगह क्या रखेंगे? 0, ठीक। फॉर्मूला होता है xi इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू a है ना, cos 0 की वैल्यू 1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा ti जो आएगा उसमें भी t की जगह क्या रख देंगे? 0 जो आएगा पुट कर दीजिएगा। कर लेंगे। अब बाकी इसका सब आप कर सकते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हमको इसलिए हम बता दिए। हो जाएगा पक्का? करके कल आइए। x y z की वैल्यू कैसे लाइन? इसको देखते हैं। प्लस होता है तो कॉस और साइन करते हैं, पहले दिन क्लास में बताया था। x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू
दोनों मान इसमें रखेंगे तो cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू cos 2। एक ए से एक ही कट है, ठीक है। बाकी अब कल जैसा होगा टाइम टेबल मैसेज कर देंगे।